नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनके इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, जो कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बीजेपी इस महीने की शुरुआत से ही यूपी को लेकर राजनीतिक बैठकें कर रही है। इसी सिलसिले में योगी न सिर्फ आज पीएम मोदी से मिले, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। कल योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच इन मुलाकातों को यूपी के जातीय समीकरणों को साधने वाला माना जा रहा है। आपको बताते चले कि कल शाह ने अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद समाज पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। 2014 लोकसभा हो या फिर 2017 का यूपी विधानसभा, गैर यादव ओबीसी का जातीय आधार रखने वाले दलों ने बीजेपी की राह आसान की थी। योगी का सन्यासी चेहरा, राम मंदिर निर्माण और सवर्ण जातियों का समर्थन यानी कि कमंडल, और फिर ओबीसी फॉर्मूला, जिसे 1990 के मंडल कमीशन के नाम पर मंडल फॉर्मूला कहा गया। क्या यही बीजेपी का 2022 का गेम प्लान है? दंगल की बहस आज इसी मुद्दे पर, कमंडल भी मंडल भी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन समीकरणों को साधने की बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकातें किन फैसलों में बदलेंगी, ये तो कुछ दिनों बाद साफ होगा। लेकिन संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह का पुराना फॉर्मूला ही आजमाया जाएगा। अमित शाह 2013 में यूपी के बीजेपी प्रभारी थे और इसी के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की झोली में बम्पर सीटें चुनाव दर चुनाव आई हैं। अमित शाह से कल योगी करीब 1.5 घंटों तक मिले। अमित शाह ने कल ही अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद समाज के नेता संजय निषाद से भी मुलाकातें की। ये मुलाकातें ऐसे समय में हुई हैं जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा गर्म है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी नेतृत्व कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसी महीने की शुरुआत से ही सरकार और संगठन में ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। पहले संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक यूपी में हालात की समीक्षा की और अब सीधे योगी से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी ने ट्वीट करके कहा भी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। अब ये मुलाकात शिष्टाचार भर है या नहीं, इसका कोई संकेत नहीं आया है। उधर बीजेपी सूत्रों के मुताबिक यूपी में 8 फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण की योजनाओं में तेजी, नए नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए योगी और मोदी की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार और संगठन के साथ साथ कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है उसमें कैसे राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सरकार और पार्टी की कोशिश यही है कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाई जाए और उसी बहुमत के साथ बनाई जाए। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए ये तमाम एक्सरसाइज की जा रही हैं। यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, इस बात को बीजेपी भली भांति समझती है। इसीलिए 2022 को लेकर छोटी सी भी चूक की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। 2014, 2017, 2019 वाले फॉर्मूले पर ही बीजेपी अब आगे बढ़ेगी। दिल्ली दरबार से स्पष्ट तौर पर यही संदेश दिया गया है और इसी विषय को लेकर दंगल की शुरुआत हम करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से नेता प्रवक्ता राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही
चुनाव विश्लेषक संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे खासतौर पर इस मंडल और कमंडल की राजनीति को समझने की हम कोशिश करेंगे। दंगल की बहस की शुरुआत में हर मेहमान को 1.5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा और इस दौरान हर मेहमान को बिना रोक टोक अपनी बात वो कह पाएंगे और इसके बाद ही डिबेट ओपन होगी। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बहुत प्रेम दिखाने की कोशिश राजधानी दिल्ली में की गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ। बीजेपी में सब ठीक ठाक है, क्या मैसेज आया? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक ठाक है और सब ठीक ठाक रहेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव आसन्न है और उत्तर प्रदेश में सांगठनिक जिस तरह से हमारी कवायद है, हम संगठन को और चुस्त दुरुस्त बनाकर सरकार के काम को जनता तक और बेहतर ढंग से पहुंचाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वापस लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। हम 2022 में 300 से अधिक सीटों को फिर से जीतने का लक्ष्य है। स्वाभाविक तौर पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं में और चेतना प्रदान हो और उनमें जो है गति उनको मिले, ताकि जो है जनता तक अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों तक पहुंचाएं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4-4.5 वर्षों में जबरदस्त विकास का कार्य किया है, सब पूरी तरह से सांप्रदायिक दंगों से उत्तर प्रदेश को मुक्त रखा है। कोरोना काल में सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद आज जो है 700 से कम केसेस उत्तर प्रदेश में कोरोना के मिले हैं। वहां पर जो है लगभग 2-2.25 करोड़ लोगों का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। लगातार उत्तर प्रदेश को विकास के महामार्ग पर ले जाने के लिए एक साफ सुथरी सरकार देकर, विकासगामी सरकार देकर, आप देखिए कोरोना काल में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 40 से अधिक जिलों का दौरा करते हैं। आपको ध्यान होगा कि कभी किसी ने इस तरह से दौरे किए हों उत्तर प्रदेश में। आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी का भी कार्यकाल हमने देखा, मायावती जी का भी कार्यकाल देखा। और मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कहा कि विकास की जैसे गंगा ही बहा दी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ऐसा है तो फिर जातियों को साधने की कोशिश और कवायद क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब आप आगे जरूर दीजिएगा, लेकिन यहां पर अब अखिलेश जी सीधे आपका रुख करते हुए, उनके वहां तो युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है, वो मंडल भी कमंडल भी इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपकी टिप्पणी इस पर? चश्मा उतारिए आप तत्काल में। आज ही पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी सड़क पे है और सुबह से हमारे आप करें कांग्रेस में सन्नाटा है। सुबह से प्रदेश अध्यक्ष को घर में अरेस्ट कर रखा था, बाहर फिर भी निकले हम लोग, सड़कों पे आए। हजारों की तादाद में पूरे देश में हर जनपद, हर ब्लॉक मुख्यालय पे हैं कांग्रेस के जन। अब कोई चैनल मीडिया न दिखावे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसा सबको पता है, सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है कि सबको दिख रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस कहाँ है, देखेंगे, देखना चाहेंगे, दिख रहा है, स्वीकारना चाहेंगे तो स्वीकार होगी। अभी इन्होंने कहा गंगा मैया की तरफ से काम हो रहा है। गंगा मैया को तो सिर्फ कोरोना से मृत शरीरों से पाट दिया भैया। गंगा मैया को तो कभी इतने आंसू कभी नहीं आए होंगे जितना आपके राज में आए। कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, 3 साल में गंगा मैया साफ कर देंगे। उमा भारती ने तो यहाँ तक कहा वरना इसी में हमको बहा देना। क्या हुआ? गंगा मैया साफ हो गई। आपने शुरुआत की कि यह कमंडल और मंडल के आधार पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ये कमंडल मंडल की बात नहीं है, इसमें सिर्फ खरमंडल है। और ये बीजेपी का खरमंडल अब साफ होने वाला नहीं है। ये लकीरें खिंच चुकी हैं, बगावतें शुरू हो गई हैं, तलवारें निकल चुकी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में बगावत है। आज वहां राष्ट्रीय महासचिव गए हैं, 15 तारीख को सीएलपी के बैठक है। कर्नाटक में बगावत है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मध्य प्रदेश में बगावत है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, महाराष्ट्र में बगावत है बीजेपी मोदी और मुख्यमंत्री के खिलाफ। बगावत आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बगावती तेवर अपनाकर बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं नेता, उस पर भी आप कुछ बोलिएगा। लेकिन 6.5% वोट वाली पार्टी 40% वाली वोट वाली पार्टी को कैसे हराएगी उत्तर प्रदेश में? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अखिलेश जी मैं लौटूंगी, लेकिन राजीव राय जी अब आपका रुख करते हुए, देखिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश और जातीयता के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश, जो आरोप लगते रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है, लेकिन बीजेपी भी उसी फॉर्मूले को अपनाकर 2014, 17, 19 लगातार जीतती हुई चली आ रही है। कैसे लड़ेंगे इस पार्टी से आप? चित्रा जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि हुजूर आते आते इस फॉर्मूले को जीत अपनाकर और लोगों को बेवकूफ बनाकर, सपने दिखाकर ये लोग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए
उसी बिरादरी के लोग पूछ रहे हैं कि बांदा विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले 15 प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, उसमें 11 एक ही जाति विशेष के थे, वहां उनको नजर नहीं आए। जो आप चौकट चौकट द्वारे द्वारे जोगी जी फिर रहे हैं मारे मारे, आज 4.5 साल बाद उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। 4.5 साल तक एक दूसरे की तारीफ करते रहे और विकास की बात हमारे आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे। चित्रा जी, मुझे याद आया इसी चैनल पर आपके साथ ही जब 1 साल पहले मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला था मठ से आप अपने इलाके से हमारे लोकसभा में आ जाइए बिना गाड़ी के, बिना बीमार पड़े। आज भी वही हाल है। 28 महीने पर जिस एक्सप्रेसवे पर जहाज उतरती है और ये लोग बार बार दिल्ली जाते हैं भ्रमण करने के लिए, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, जिसको हमने प्लेट पे सौंप कर दिया था वो एक्सप्रेसवे नहीं बना। और जब लोग अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं कि हमने कोरोना काल में ये किया, तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। लोगों को याद आता है कि कैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरे। और शायद वही बात है कि जिस तरह इन्होंने, जिन लोगों ने इनको चुनकर प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी उम्मीदों से सरकार बनाया था, उनको इन्होंने ऑक्सीजन के लिए तड़पा तड़पा कर मारा है। वो आज सरकार खुद ही ऑक्सीजन पर है। तो इनका कोई धोखा, कोई जुमला काम आने वाला नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जीत का ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब मैं आ जाती हूं अपने सबसे खास मेहमान संजय कुमार जी आपके पास। आप चुनाव विश्लेषक हैं और लगातार आप आंकड़ों के जरिए किस तरह से जातिगत समीकरण जीत हार तय करते हैं उत्तर प्रदेश का, लगातार हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाते रहे हैं। अब मंडल भी कमंडल भी दंगल का आज हमने नाम ये रखा है। इसके जरिए हमारे दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह से तमाम जातियों को एकजुट करके छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 2022 में जीत का फॉर्मूला गढ़ना चाहती है। क्योंकि एक तरफ अनुप्रिया पटेल, दूसरी तरफ निषाद पार्टी, तमाम दूसरी भी छोटी जातियां हैं जिनसे लगातार खुद अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय इस बात का दावा करती है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती और वो विकास की राजनीति करती है। लेकिन अगर अलग अलग राज्यों में देखें चित्र, अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को देखें और बिहार में जिन पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, 2020 के विधानसभा चुनाव की, उसके पहले के विधानसभा चुनाव की भी चर्चा करें, रामविलास पासवान की पार्टी के साथ, और 2017 का विधानसभा चुनाव हो यूपी का या लोकसभा का चुनाव हो 2019 का, जिस तरह की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी ने किया, और मैं इस बात को जोर दे रहा हूं, जिस तरह की पार्टियां जिनका जनाधार ही एक जाति विशेष के बीच में है। बिल्कुल इस बात से स्पष्ट है कि बीजेपी भी जीत का फॉर्मूला के लिए जाति का सहारा लेती है। विकास तो एक तरफ है, विकास के वादे तो किए जाते हैं, जो कुछ विकास किया गया वो भी दिखाया जाता है, लेकिन जाति का सहारा, जातीय गणित का सहारा बीजेपी भी लेती है। और आपने अनुप्रिया पटेल की पार्टी का जिक्र किया, क्यों इतनी बड़ी कोई ऐसी है, ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिल्कुल विकास का मसीहा है। खास बात इस पार्टी के बारे में ये है कि जो कुर्मी समुदाय के वोटर हैं यूपी में, वो गोलबंद है इस पार्टी के साथ। बिल्कुल। तो बीजेपी का जनाधार अपना एक बड़ा जनाधार है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर वो चाहती है कि 2022 की जीत को वो सुनिश्चित कर सके। इस वक्त तो ऐसा जरूर दिखता है कि एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, और जितना उनके पास जितना अपना जनाधार है उस हिसाब से एक बढ़त बनाई हुई दिखाई पड़ती है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और यही कवायद तमाम दूसरी पार्टियों की ओर से भी, चूंकि जब भी अखिलेश यादव से कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो छोटी पार्टियों पर जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, अब इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज है नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यही कारण है कि छोटी छोटी पार्टियों को साधने की कवायद और कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही है। सामाजिक समरसता संस्थापित करना भी हमारा उद्देश्य है, और सारे दोनों लोग तो जो है, हम तो जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ समझौता कर रहे हैं। कम से कम जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संगठन है या पार्टियां हैं, ये कम से कम भारतद्रोही बातें नहीं करती। लेकिन कांग्रेस तो ऐसी है जो जाके बंगाल में किसके साथ समझौता करती है, इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ। बदरुद्दीन अजमल कौन है असम में, जिन्होंने जो है असम में हमेशा बांग्लादेशियों को बसाने की बात करते हैं। केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हैं, वो मुस्लिम लीग जिसने भारत के बंटवारे की नींव डाली। तो आप कृपा करके बताइए ना कि ऐसे में सामाजिक समरसता संस्थापित करना अपराध हो गया, और अलगाववादी राष्ट्रद्रोही बातें करने वाले, बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों को सिर पर लेकर बैठाने की बातें करने वाले, इनके साथ जो है समझौता करना, ये सेकुलरिज्म है। ये तो बड़ा विचित्र चरित्र हो गया चित्रा जी। हम तो जो है चाहेंगे कि हर जाति को, हर वर्ग को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। विचित्र चरित्र क्यों है अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका?
वो कह रहे हैं कि क्या कहा आपने विचित्र चित्रा जी? चरित्र है आपका कांग्रेस पार्टी का। तो अपना अपना नजरिया है, विचित्र लोगों को चित्र चित्र दिखते रहते हैं। पाकिस्तानी पार्टी बताने वाले मुफ्ती साहब के साथ किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी घुटना टेक के मुख्यमंत्री के बगल में बैठे थे और मुख्यमंत्री पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, आतंकवादियों की तारीफ कर रहे थे। इन्हें सत्ता चाहिए, सबको पता है, चाहे अंग्रेज हो चाहे बैठते नहीं है। कैसे हमने 370 का संशोधन कर थोड़ा दिया, आपने देख लिया आपने क्या किया, अनुच्छेद 370 का संशोधन पता जो जवाहरलाल जी जनाब, अरे आप तो अंग्रेजों से भी लड़े थे, आप तो अंग्रेजों से इतना लड़े कि पूछिए मत, इतना लड़े थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, माउंटबेटन के चरणों को चाटने का निर्वाणा कृत्य नहीं कर रहे थे। निश्चित हम लड़े, हमारे पूर्वज लड़े। अरे सर, आप लोग इतिहास में इतना मत जाइए, अभी भविष्य दोनों ही लोगों का सब भविष्य तय करना है अपना अपना। मुद्दे पर रहते हैं ना सर, मुद्दे पर रहते हैं। अखिलेश जी आपके लिए भी, प्रेम शुक्ला जी आपके लिए भी। अखिलेश जी, आपने कहा कि हम लोगों ने चश्मा पहन रखा है, ये वो तमाम आरोप तो लगा दिए और 1.5 मिनट तक मुझे टोकना नहीं था, इसलिए मैंने बोला नहीं। आप लोग भी उत्तर प्रदेश को लेकर बैठ के कीजिए, हम दिखाएंगे आपके भी बड़े नेता उत्तर प्रदेश को क्या लेकर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 2 लड़के क्या फिर साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, बताइए ना दर्शकों को क्या करने वाले हैं। आज कांग्रेस पार्टी का आज कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन सड़क पे नहीं किया, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाने का आपने दिखाया? कैसे हम कहें कि आप मुझे दिखाइए या आप करें, हम जरूर दिखाएंगे। कहाँ दिखा रहे हैं? हम तो 10 मिनट से सुन रहे हैं, उल्टे आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है? मंडल पर चर्चा है उत्तर प्रदेश को लेकर, सवाल करेंगे तो फिर आप चले जाएंगे दूसरे मुद्दे पर। सर, पेट्रोल डीजल पर तो अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। बात होने दें। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है, बताइए ना कांग्रेस पार्टी। सुन तो लीजिए, वही आंदोलन से बढ़ रहे हैं। आपने सवाल किया हम कहाँ, हमने बताया हम कहाँ, हम आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं महंगाई के, पेट्रोल के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। आपको हमारी बात नहीं दिख रही तो सब बुरा मत मानिए। आपका दोस्त नहीं, आपके एडिटोरियल और आपके चैनल का दोष है इसमें, आपका दोष इसमें नहीं, चैनल का भी दोष नहीं है। और सुनिए, अपना दोष निकालिए अखिलेश जी, उतनी बड़ी पार्टी है, कैसे आप लड़ेंगे? आप बैठ के चैनल का दोष ढूंढने में लगे हुए हैं। एकदम लड़ रहे हैं हम जनता के बीच में, पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच में। अब बीजेपी को आज ये पता है कि डूबता हुआ जहाज है, इसलिए जब सत्ता में आई थी उसके बाद ये निषाद पार्टी हो, चाहे ये पटेल जी वाली पार्टी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे सब हो, चाहे दिल्ली में बैठे आदरणीय मोदी जी को पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अलायंस पार्टनर और महाराष्ट्र के अलायंस पार्टनर को किस तरह से दूर जाना पड़ा। तो जब ये सत्ता पाते हैं तो किस तरह से अहंकार में आते हैं, और जब इनको लगती है कि इनका नाव डूब रहा है तो तिनके का सहारा ढूंढने के लिए हाथ पैर मारते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, आज यूपी में इनके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको लेके चुनाव में जा सकती हूँ। ये बता दें हम किस, आप ही ने कहा मंडल कमंडल पे जाएंगे। 5 साल के कामों के उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई योगदान या कोई शब्द इनके पास नहीं है। और 7 साल से आदरणीय अंतरराष्ट्रीय नहीं ब्रह्मांड के नेता आदरणीय मोदी जी के कामों का, जिससे ब्रह्मांड में जिनका मोदी जी का डुबकी बसता है, उनके किसी काम के बल पे चुनाव में नहीं जाने की तैयारी हो रही है। उन्हीं काम के बल पे भी 2019 जीते हैं, क्योंकि हाई नहीं है ना, और दो चुनाव के बाद भी 100 सीटें भी नहीं पा पाए। 2 चुनाव के योग में 100 सीटें ना पाने वाले मुद्दे हैं। आप बीजेपी के लोग ये कहें कि हमने ये काम किया है, आप हमें वोट दीजिए। हमने देखिए 70 कहा था 70 लाख नौकरियां दे देंगे। देखिए मैंने 70 लाख नौकरियां दे दी, योगी जी ने बोला था। देखो मैंने 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर दिया पूरा, आज भी 14,000 करोड़ बाकी है, देखो दे दिया। देखो हमने जो है महंगाई कम कर दी, देखो गेहूं की खरीद पूरी कर दी, देखो हमने 6 एम्स खोल दिए। जो एम्स खुले थे कांग्रेस के समय वो अभी तक बन नहीं पाए, एक गोरखपुर का। देखो हमने नौजवानों के लिए। चलिए सर, अखिलेश जी अब आपकी बहुत सारी बात हो गई। बीजेपी को लेकर जो तमाम बातें आपने कही हैं उसका जवाब तो प्रेम शुक्ला बीच बीच में दे ही रहे थे, आगे भी वो देते रहेंगे। लेकिन पेट्रोल पर आज सुबह से सुन लीजिए सर अखिलेश जी, अब जरा पूरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप दिखाइएगा उनका मैनिफेस्टो, अपना भी लेकर बैठिए ना सर, अपना भी लेकर बैठिए कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लगातार उत्तर प्रदेश की जनता क्यों खारिज कर रही है। 2014 में आप 2 सीटें जीते हैं, 2017 में आप 7 सीटें जीते हैं, वो भी तब जब 2 लड़के साथ में जाते हैं उत्तर प्रदेश में। 2019 में आके आप बहुत कम हो जाते हैं, 1 पर आ जाते हैं, और 2022 को लेकर अभी तक आपका कोई प्लान नहीं है, और आप कहते हैं कि कमे मत निकालिए कांग्रेस पार्टी में। और सर सुनिए ना, पेट्रोल पर 9:30 बजे हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है, जरूर देखिएगा आज तक। ठीक है सर, थोड़ा खुद के अंदर भी झांकिए ना अखिलेश जी, खुद के अंदर भी झांकिए ना कि जिससे लड़ना है उसके मुकाबले आप कहां पर खड़े हैं। और आपसे पलट के सवाल पूछ लिया जाए तो आपको चुप जाता है।
ठीक। नहीं चुभता नहीं, मैं जवाब देता चुप हूँ। ही रहा है ना, जवाब जल्दी लोगों से को जवाब चुभता ले लीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी हाँ, बोलेंगे। सुनिए, हाँ, सुनिए, बोलिए। देखिए ये सत्य है। आप उत्तर अपना प्रदेश सबसे में छोटी कमजोर पार्टी है कि नहीं? क्योंकि हमने आपका विधायक दल अपना समझौते सबसे नहीं छोटा किए है कि नहीं? सत्ता के लिए। नहीं समझौता 2017 में आप क्या किए? सर 2017 में आप क्या किए? अभी आप लोग अखिलेश यादव का चेहरा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम छोटी पार्टी से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे नहीं। अपने वसूल डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन सा वसूल सर? कौन सा उसूल है? तभी देशद्रोहियों के चरण जब हम अपने कौन सा उसूल है अपने कि नीतियों से नहीं टुकड़ा समझौता टुकड़ा करते गया हैं। इनके कंधे से पर हाथ रखना, ये गोलवर्कर कौन सा उसूल बताइए ना, ये आग बताओ ना। एडविना के आपका वर्कर, बड़ा अच्छा वसूल एडविना के है। चाटुकार, आपका एडविना के चरण चाटने वाले। नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये इस चरण तरह चाटने की वाले। भाषा नहीं। अरे वो प्रेम भगवान शुक्ला के जी बारे में उसकी बात करेंगे, प्लीज, वो श्री गुरु जी के बारे में शब्दों की मर्यादा रखेंगे। अखिलेश जी आप भी, अखिलेश जी आप भी और प्रेम शुक्ला जी आप भी पंडित प्लीज जवाहरलाल नेहरू एडविना के चरणों में लौटे रहते थे, ये सत्य है कि नहीं है? मुद्दे पे रहते हैं ना सर, आप दोनों लोगों के भविष्य का सवाल है, मुद्दे पर रहते हैं। 2022 प्लीज। अब मुझे प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म कीजिए, मैं जल्दी से। ठीक है सर, संजय कुमार जी के पास में जाना चाहूंगी, बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन जल्दी से प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म कर लीजिए। हमेशा की बात, ठीक है। हमेशा की आपका बात स्तर तो इन्होंने दिखाई अपने दे रहा स्तर है। का परिचय दिया और ये आपका स्तर बीजेपी दिखाई जो दे रहा है, खुरमार है, अहंकार सिंह। जब तक 4 की इनको नहीं अहंकार पड़ता है सिंह। तब तक भाजपा के प्रवक्ता अहंकार को नींद सिंह नहीं को आती। दिखाई दे रहा है। इनको 2-4 अहंकार सिंह, लेकिन मैं ठीक नहीं, नहीं मुझे मान पता सकता। जूता मैं खोरा को सम्मान कांग्रेसियों ने शब्दों जूते से मारे। बात करूंगा। कांग्रेसियों ने ये जो है प्रदेश कार्यालय में आपके जूते से सेवा की थी, तस्वीर भेजूं क्या? किसी के प्लीज बात प्रेम तस्वीर शुक्ला भेजूं? जी, चलो, अब इस आराम तरह से की भेजूं। बातें और व्यक्तिगत टिप्पणी को शोभा नहीं देती है ना प्रेम शुक्ला जी। तस्वीर प्लीज भेजूं आपकी। प्लीज सर, प्लीज बकवास सर, ये कर रहा इससे हूं, बाहर मैं निकलते जवाब दे रहा हैं, हूं। मुद्दे पर रहते हैं ना। कमंडल और मंडल को लेकर हमारी चर्चा है कि जातियों को साधने में पार्टियां कैसे लगी हुई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अखिलेश जी प्लीज, अब मैं शांत करते हुए संजय कुमार जी में सीधे आपका रुख करते हुए, संजय जी महत्वपूर्ण सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर ये खड़ा होता है कि बीजेपी लगातार जो ये दावा कर रही है कि हम इतना कामकाज करते हैं, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि अमित शाह को 2017 का पुराना फॉर्मूला ही अख्तियार करना पड़ता है और एक मैसेज देना पड़ता है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए छोटी छोटी पार्टियों की जो दिक्कत रही है, उनका ये कहना है कि दरअसल यूपी सरकार हमारी बातों को नहीं समझती या फिर हमारे समाज को लेकर उस तरह से आगे नहीं बढ़ा गया, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिली है। इसी वजह से सीधे वो अमित शाह से जाकर मुलाकात करते हैं और अपनी बातें कहते हैं। ये छोटी छोटी पार्टियों को साध कर आखिर क्या बड़ा मैसेज अमित शाह की ओर से देने की कोशिश की जा रही है, और क्या सिर्फ यही फॉर्मूला बचा हुआ है बीजेपी के पास अगर वो कामकाज का भी दावा करती है तो? चित्रा जी, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी जरूर कहना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलने में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, बड़े बड़े समुदाय मतलब जिनकी गिनती में बहुत ज्यादा है। अगर आप मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, यादवों की बात करें, दलितों की बात करें, अगर उनको साथ ले लें तो तकरीबन 50% मतदाता तो उनके साथ हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी उनको साथ लेके नहीं चलने के बजाय छोटी छोटी पार्टियों को, छोटी पार्टियां जिनका जनाधार छोटी ऐसी जातियों में है जिनकी संख्या बहुत कम है, उनके साथ गठबंधन कर रही है। बिल्कुल। आपने कहा चित्रा जी की विकास के इतने दावे करती है, इसके बाद बीजेपी को गठबंधन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस पर उत्तर साफ है, विकास के दावे सिर्फ दावे हैं, हकीकत उससे कहीं परे है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों में खाई बहुत है, अंतर बहुत है। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, विकास उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। इसी के लिए बीजेपी को हमेशा इन गठबंधनों पर भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल। राजीव राय जी आपके पास आते हुए, चूंकि हम सब ने देखा 2017 में और 2019 में आपकी पार्टी की क्या स्थिति रही, ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी अगर तमाम, और देखिए यहां पर अगर यादवों को छोड़ दें तो जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं उनको भी रिझाने की कोशिश कवायद में लगातार वो लगी रही और उसको सफलता भी मिली। ऐसे में आपकी पार्टी क्या करेगी, कैसे लड़ेगी बीजेपी से, क्या चल रहा है आप लोगों के अंदर? चित्रा जी, दो बातें इसमें, दो राय नहीं कि 17 और 19 में छोटी जातियां, पिछड़ी जातियों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन 4.5 साल बाद और 7 साल बाद आज उनको एहसास हो रहा है कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। और आप छोटी जातियों की बात मत करिए, मैं तो बड़ी जातियों की बात कर रहा हूँ। आप पूछिए आदरणीय प्रेम शुक्ला साहब से, बगल में बांदा है, अब इनसे पूछेंगे नहीं ब्राह्मण के, क्या भैया 15 में एक हो ब्राह्मण का लड़का ना रहा कि वो टीचर बन जाएगा, सब एक ही जात के रहे। इसी तरह अगर आज राजभर साहब ने कहा कि डूबती नाव पर हम नहीं जाएंगे, अनुप्रिया पटेल जी चली गई, राजभर जी आपके साथ आ रहे हैं क्या? राजीव राय जी, कौन कौन आ रहा है आपके साथ?
बात कर लीजिए, उस पर बात आएंगे। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई बड़ी जाति का नेता या छोटी जाति का नेता कोई भी अगर इनकी वकालत करेगा और 4.5 साल बात करेगा तो लोग बोलेंगे आज अनुप्रिया पटेल जी आप तो मंत्री बन गई, 4.5 साल हमारे पर बात कर दिया, हमारे बच्चों का क्या हुआ। अनुदेशकों के लिए इन्होंने लिखित रूप से आश्वासन दिया, बेचारे भूख हड़ताल पर हैं। शिक्षा मित्रों के साथ इन्होंने दावा किया, 12,600 भर्तियां रुकी हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यादव एसडीएमओ की बात करते थे, 4.5 साल में क्या हुआ, सारे जगह एक ही जगह दिख रहे हैं। मुझे पता है कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को भी तकलीफ हुई होगी जब वो चाह कर भी कोरोना काल में अपनों को किसी को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए होंगे, एडमिट नहीं करवा पाए होंगे। मुझे पता है कि दिल से इनको भी तकलीफ है कि एक भी ब्राह्मण का लड़का वो प्रोफेसर नहीं बन पाया। मुझे पता है कि छोटी जातियों अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के मन में पीड़ा है कि इनको इतनी उम्मीद से हमने सत्ता दी थी लेकिन हमें ठगा गया, इस दिन का कोई काम नहीं आ रहा है। रही बात जब अच्छे से बहुत अच्छे के सपने दिखा, राजीव जी से जानना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी कोई गैर यादव मुख्यमंत्री हो पाएगा क्या? बोलिए बाकी जातियों को ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं क्या? समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाले हैं क्या, या कोई गैर यादव मुख्यमंत्री दे पाएंगे क्या? आप ये कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं गैर यादव मुख्यमंत्री दे सकते हैं क्या? मुझे बताइए। आप अपनी बात करिए ना, बहुत मेरा पॉइंटेड सवाल है। तो दीजिए, आप जातिवाद पर बात कर रहे हैं, पॉइंट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा हो सबको जुतियाएंगे, आप खाली ये कहना चाहते हैं सारी जातियों के लोग आप तकलीफ नहीं हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुआ, आप शिवपाल जी को जुतिया दिए, मुलायम सिंह जी के हाथ से माइक छीन लिया, अभी और क्या अपमान करेंगे साहब? अपने लाल के साडवानी का हाल चाल पूछ लो, बड़े आशीर्वाद लिए हो। लाल के साडवानी का हाल चाल, लाल के साथ पूछ लो, नाम गिनाना शुरू करो, नाम गिनाना शुरू। अरे जाइए ना, छत माइक नहीं छीना जा रहा, माइक नहीं छीना जा रहा बाबू। शिवपाल जी की तो अपमान नहीं हो रहा है। जरा पूछिए शिवपाल जी ने कैसे माला था अखिलेश बाबू को, और कैसे आज अपमान। अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ब्राह्मणों को लेकर आपने सवाल पूछा है, प्रेम शुक्ला जी खुद ब्राह्मण है, वो बताएंगे। लेकिन राजीव राय जी बताइए ना, वो पूछ रहे हैं कि क्या गैर यादव कोई मुख्यमंत्री हो सकता है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में वक्त आने पर हर तरह के लोग हो सकते हैं, कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा है। आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि किसी अन्य बिरादरी का लोग बन सकता है? समाजवादी पार्टी कितनी बार सरकार रही है, कितने बार सर आप बताइए दूसरी जातियों का मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में? हमारे प्रेम शुक्ला के बिरादरी का हमने विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, हमेशा सबसे बड़ी कुर्सी होती है, सम्मान दिया है। जिसके नाम पर सब जब वोट देता है, विधानसभा अध्यक्ष हमारी बिरादरी का ही है, जिस बिरादरी को आप ढूंढ रहे हैं, जिससे लोकतंत्र पार्टी जिसके नाम पर वोट मिलता है वही मुख्यमंत्री बनता है। सुख तो सुख चलाइए, फिर आपत्ति क्या है आपको? आप चलो बोल सकते हैं, आप अपने बिरादरी को मुख्य अखिलेश यादव के अलावा, अरे भैया शिवपाल भाई के लिए तो जगह ही नहीं थी, चर्चा शिवपाल के लिए तो जगह ही नहीं थी, बाकी किसी के लिए क्या जगह होगी? चर्चा शिवपाल के लिए तो जगह ही नहीं रही। चर्चा शिवपाल का तो हालचाल ले लेते, चर्चा शिवपाल का तो हालचाल ले लेते। अरे लाल के साडवानी से जाकर पूछ लेते, मुरली मनोहर जोशी से पूछ लेते, शिवपाल चाचा अपनी जगह पर सही है, अपने घर का देखिए, अपने घर का जानता है। ठीक है सर, अब जरा आगे बढ़ते हुए समझ गए मैं आप लोगों की बात, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। तो मुझे लगता है राजीव राय जी जल्दी से बताइए ना, कौन सी छोटी पार्टी के साथ आपका गठबंधन चल रहा है, और जल्दी से जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी को साथ में लेंगे क्या 2022 में? जल्दी से सर। हमसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आप ही से। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, इसलिए उस बात पर मैं यहाँ आके आपके चैनल पर कुछ कहूँ उचित नहीं होगा। स्पष्ट कर दिया है कि हम छोटी छोटी पार्टियों से जिससे भी जिन लोगों को भी एहसास हो गया, जैसे राजभर ने कहा, निषाद पार्टी के लोग भी शामिल हुए हैं, तमाम तरह के छोटी पार्टियों के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। उन्हीं लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपसे बताया ना कि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों से उन्हीं के बिरादरी के लोग पूछेंगे कि 4.5 साल में हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करके तुम कुर्सी के लिए चले गए, ये भी इररिलेवेंट हो जाएगा अगर इन्होंने अपने को बेचा और समझौता किया। ठीक है, मेरी बात को लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस से आपका समझौता नहीं होगा अखिलेश जी, फिर क्या करेंगे आप लोग? उन्होंने तो 2 टूक कह दिया है, छोटी पार्टियों को साथ में लेकर चलेंगे लेकिन कांग्रेस से दूरी बना के रखेंगे। अब आपके सहारे आसरे बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर समझौता हो तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो कोई वजूद है ही नहीं है।
अब देखिए, हम बताते हैं कुछ आपको उदाहरण दे रहे हैं। 2 साल पहले 250 विधायक बीजेपी के विधानसभा में धरने पे बैठे थे कि उत्तर प्रदेश के, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हम अभी बीजेपी को उदाहरण दे रहे हैं आपको। वो धरने पे बैठे थे, कही ये सरकार बहुत खराब है, क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है, यहाँ कुछ नहीं बोल पा रहा है। इनके विधायक कहते हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो मुझ पे एनएसए लग जाएगा। इनके मंत्री कहते हैं कि इस प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इनके तमाम सांसदों ने लेटर लिखा, इनके तमाम और विधायकों ने खुद जो बताते हैं रोजाना कि किस तरह से बीजेपी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ होने वाला है और कोई काम धाम उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। और अभी कुछ दिनों से जो चल रहा है, जिस प्रकार से योगी जी ने मोदी जी की नो एंट्री लगा दी है उत्तर प्रदेश में और एक खुला चैलेंज दे दिया है, जो दिन भर मोदी जी से शुरू होते थे उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके वेबसाइट पे, बीजेपी की इवन स्टेट पार्टी के वेबसाइट पे मोदी जी और अमित शाह जी के फोटो नजर आते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना यह है कि मोदी जी और अमित शाह की बदौलत उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलना है। ये लोग बड़े टेंटेड हो चुके हैं। ये लोग जी, इन लोगों की कल और आज की फोटो नहीं देखी? देखी फोटो से क्या होता है? फोटो की बात कर रहे हैं आप? हाँ, दिल मिल गया। क्या ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कहीं नहीं योगी जी, मोदी जी हैं, मोदी जी है ना, अमित शाह जी हैं, बदल हटा दिया क्या? इस्तीफा तो मांगा गया था योगी जी से। 4 महीने से रोजाना सुबह हर चैनल पर हम सुनते हैं कि आज डिप्टी सीएम की ओथ लेने वाले हैं शर्मा जी, आज ओथ हो रही है, उनकी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। पता नहीं बेचारे रोज तैयार रहते हैं कब उनको डिप्टी सीएम की ओथ मिलेगी। ये नहीं, हम अपनी विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, वो तो कमियां गिनाए गए, लेकिन हम बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं जो स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बंटाधार हो चुका है। हम क्या थे, कहां पहुंच गए, दुनिया की महाशक्ति थे। आज 80 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने 7 सालों में हिंदुस्तान पे कर्जा लिया। 17 लाख की प्रिंट कांग्रेस पार्टी इतने सारे मुद्दों कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद भी आपको लोग चुनने के लिए तैयार नहीं। अखिलेश जी, यही तो दिक्कत है ना। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जो हम अभी दिखा रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। उसमें एक किताब भेंट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में जो शब्द लिखा हुआ है वो है समाधान। उसी पर सभी की नजर है। हालांकि ये पुस्तक, एक और तस्वीर है वो भी हम दिखाना चाहेंगे। अब जरा मैं आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी संजय कुमार जी। प्रेम शुक्ला जी, बताइए ना, समाधान हो गया क्या? AK शर्मा को लेकर बड़ा पेंच फंसा हुआ है, हो गया समाधान? पेंच ही देखिए, कोई पेंच नहीं, चूंकि विरोधियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस पार्टी के पास मुश्किल से सिंगल डिजिट विधायक संख्या पार करने की स्थिति नहीं है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, उस दशा को प्राप्त कांग्रेस पार्टी है। अपना दल से भी छोटी पार्टी, अपना दल से भी छोटा विधायक दल, जो 4 छठ हुए, वो भी रोज कोई बाएं भागता कोई दाएं भागता है। नहीं, बड़े सारे व्यवधान थे ना। और ये देखिए, ये पुस्तक हम दिखा दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है समाधान। हालांकि वो किताब किसी और चीज को लेकर है, लेकिन हो गया कि नहीं समाधान AK शर्मा जी को लेकर, ये बताइए पहले। देखिए, जब कोई समस्या ही नहीं तो समाधान की क्या बात है? हमारे यहाँ समन्वय इस तरह से, एक अनुशासित कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई इटालियन रोमन इंपोर्टेड थोड़ी पार्टी है। ये भारतीयों के लिए भारतीय द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है, जो भारतीय संस्कारों का रिप्रेजेंटेशन करती है। कोई ऐसी पार्टी थोड़े है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते समय गौ मांस भी खाते हुए चले। तो ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं की क्या बात की जाए? इनसे क्या, अब ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं वहां दाएं बाएं, क्योंकि मैंने कहा ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, ये दशा है राहुल गांधी और कांग्रेस की। एक अमेठी जो भी चली गई, रायबरेली है, उसमें आदित्य सिंह बगावत की पड़ी है, इनकी एकमेव विधायक जो है। तो कहां है कांग्रेस? आप दूरबीन से लेकर कुछ दिन में ढूंढना पड़ेगा इसको। ठीक है, दूरबीन लेकर उनको ढूंढना पड़ेगा, या 2022 में आपका क्या होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन संजय जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि जो आंकड़ा आप ही का दिया हुआ है उसको अपने दर्शकों को बताते हुए मैं आपके पास आऊंगी। 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना, देखिए यहाँ पर जो यादव वोटर हैं 60% जिन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया था, सिर्फ 23% बीजेपी को वोट यहां पर मिला था। जाटव जो मायावती को एकमुश्त वोट करते हैं, महागठबंधन को 75%, जबकि 17% एनडीए को वोट किया था। अगर इन दोनों को दे दे तो हर जगह सबसे ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को ही दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम ब्राह्मण की बात करेंगे तो 82%, राजपूत 89%, यहां पर आ जाते हैं वैश्य 70%, जाट 91%, जो अदर अपर कास्ट है वो 84% हैं। कुर्मी कोयरी, जिनको रिझाने की कोशिश के तहत अनुप्रिया पटेल को बार बार मनाया जा रहा है, उन्होंने 80% वोट किया था। और अदर ओबीसी, अगर हम यादवों को छोड़ दें तो यहां पर 72% वोट किया गया था। शायद यही आंकड़े हैं जिससे मजबूर होकर
अब गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से पूरा का पूरा फॉर्मूला और खाका तैयार करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि देखिए, छोटी पार्टियों को हम नकार नहीं सकते हैं। यही कारण है कि छोटी पार्टियों की जितनी भी तकलीफें रही थी उनको दूर करने के लिए अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की कवायद चल रही है। संजय जी, संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजीव राय जी, एक आपकी टिप्पणी इस पर हो जाए। देखिए, हमने दिखा दिया, अगर जाटव वोटर और फिर यादव वोटर को छोड़ दें तो बाकी सारा का सारा एकमुश्त बीजेपी में ट्रांसफर हो गया था और किसी को भी सरकार बनाने के लिए 30% से ज्यादा वोट प्रतिशत चाहिए। तो कैसे दम भरेंगे आप अगर यही स्थिति रही तो? जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सारे लोग बुला के बात कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के डर नहीं दिखा रहा है? क्या इनको एहसास क्या है? हाँ। इनके साथ कोई नहीं है, जिनके सहारे गए। मैंने बोला था कोई सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं, जो उसको भी एहसास किया इनके साथ धोखा हुआ है। तो जिनके सहारे गए तो इनके साथ है नहीं, जिनके घर गए, जिनके लाते में बह रहे, जिनके घर वालों को नोच रहे थे, इनके साथ के साथ जाएंगे क्या जी? ठीक है सर, पीड़ा हो जाती है, कोई पीड़ा। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। संजय जी, हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में है। मैं चाहूंगी कि जातियों को लेकर जरा एक बार फिर से आपकी टिप्पणी हो जाए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का भी जनाधार ऐसा नहीं है, बहुत व्यापक है। कुर्मी सिर्फ 4% है, निषाद पार्टियों का भी सिर्फ कुछ सीटों पर ही प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अगर कवायद चल रही है बीजेपी में तो फिर पूछा ही जाएगा ना कि जातियों को मनाने की इतनी कोशिश और कवायद के पीछे क्या है बड़ी वजह? क्या इनके बगैर या इनको मनाए बगैर बीजेपी का बेड़ा पार 2022 में नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि इनको मनाए बगैर बीजेपी का बेड़ा 2022 में पार नहीं होगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है वो कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। बिल्कुल चाहती है कि चुनावी मैदान में बिल्कुल कमर कस करके उतरे। तो ऐसा नहीं इनको अगर वो साथ नहीं लेगी तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी या बीजेपी की स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन नहीं है। लोअर ओबीसी को भी वो लुभाने की कोशिश करते हैं। अगर ओबीसी की हम बात करें तो यादव जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ है। तो बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप को ही उन्हें तलाश करनी होगी और उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। सर, मेरे पास वक्त की कमी है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ओबीसी वोटरों के भरोसे है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 58% ने हाँ कहा है, जबकि 42% ने नहीं कहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन देखते जाइए आगे आगे वहां पर होता है क्या। इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।